हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विजन ऑनलाइन एकेडमी में। क्लास 10 के सोशल साइंस के 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों को देखा था। तो आइए इस वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सही आंसर होगा बिहार। अब किन मापदंडों के आधार पर पिछड़ा राज्य घोषित किया जाता है? जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होगी, जनसंख्या की वृद्धि दर, कम साक्षरता दर, उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर, कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई राज्य पिछड़ा है या नहीं। तो बिहार पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और इनमें से कोई नहीं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो होता है जो एक बार उपयोग करने पर फिर से पुनः क्या होता है, पुनः उसकी पूर्ति हो जाती है, पुनः पूर्ति हो जाती है, वो होता है नवीकरणीय संसाधन। और जिस संसाधन की पुनः पूर्ति नहीं होती है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन, जिसमें जीव जंतु जैसे मानव आता है जैव संसाधन में, मानव आता है जैव संसाधन में, पशु पक्षी भी क्या आता है, जैव संसाधन में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र होता है। तो उसमें से तीसरा क्षेत्र कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र क्या है? पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि तथा उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो आ जाएगा पहला क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, निर्माण से कोई भी कार्य होगा तो वो आएगा दूसरा क्षेत्र में। और सेवा क्या होता है? सेवा होता है तीसरा क्षेत्र में। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा? सेवा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 55%, 7%, 65%, 70%। तो मानव के शरीर में 65 से 70% तक, तो 70% इसमें दिया गया है। तो 70% रक्त की मात्रा जल की मात्रा होती है। और रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है औसतन। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये आपदा के बारे में पहले भी वीडियो में बता दिया गया है। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा क्या होता है? तो सुखाड़ क्या होता है? प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, इसमें मानव की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो प्राकृतिक आपदा सुखाड़। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष होने पर आप क्या कर सकते हैं कि मतदान कर सकते हैं। पहले कितना था? 21 वर्ष था। पहले 21 वर्ष था,
उसको घटाकर 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, 1988 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल ज्वार, धान, गेहूँ, जूट। तो खरीफ फसल और रबी फसल दो प्रकार का होता है। तो रबी फसल सर्दियों में होता है और खरीफ फसल मानसूनी मौसम में होता है। तो खरीफ फसल का उदाहरण है चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि खरीफ फसल का उदाहरण है। और रबी फसल का उदाहरण कौन कौन सा है? तो रबी फसल गेहूँ, जौ, दाल, जितने भी दलहन हैं रबी फसल होते हैं, और सरसों और तिलहन, सरसों और अलसी क्या होता है, ये रबी फसल है। तो इनमें से कौन रबी फसल हो जाएगा? तो रबी फसल हो जाएगा गेहूँ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार संपन्न है किस चीज़ में? खनिजों में, उद्योग में, कृषि में, पशुपालन में। तो बिहार में क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा कृषि होती है। तो कृषि प्रधान राज्य क्या है? बिहार है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में मानव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। अनुच्छेद कितना में है? तो 123 में मानव अधिकार का अध्यादेश पारित किया गया है। अनुच्छेद 123, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में मानव सुरक्षा अधिनियम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 1971 में स्वतंत्र हुआ। तो इससे पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? तो बांग्लादेश का नाम इससे पहले क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का 73वां संविधान संशोधन में ये किया गया था। जनक इसके पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन थे? तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून लागू होता है विधायकों एवं सांसदों पर। इसका राइट आंसर होगा विधायकों एवं सांसदों। तो दल बदल कितने अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया था ये दल बदल अधिनियम। इसमें क्या होता है कि कोई भी सांसद या विधायक क्या कर सकता है कि अपनी पार्टी से इस्तीफा देके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, यानी कि अपना दल बदल सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्या होगा? जो डेवलप जिला होगा, जो सबसे विकसित जिला होगा, उसी में क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। तो पटना, गया, शिवहर, नालंदा। इसका राइट आंसर होगा पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और सबसे कम किस जिला का है? तो शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला सवाल देखते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होंगे? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होंगे इनमें से सभी, क्योंकि सभी के द्वारा क्या किया जाता है?
ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल, एक ऊपर छूट गया 17 मार्च। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा राइट आंसर 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ विश्व अगर लगा दे तो 15 मार्च को। लेकिन भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। भारत में 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, बाढ़ से अधिक हानि होती है किस चीज़ को? फसलों को, भवनों को, पशुओं को या सभी को? तो जब बाढ़ आती है तो सभी को, फसल को भी हानि होती है, भवन को भी और पशुओं को भी। तो इनमें से सभी ये आंसर राइट होगा, सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उपभोक्ता उद्योग कौन है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभ्रक उद्योग, लौह इस्पात। तो उपभोक्ता क्या होगा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। और बिहार में एक हसनपुर में क्या है? चीनी मिल उद्योग है। चीनी मिल उद्योग हसनपुर में है। अगला सवाल देखते हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986, 1980, 1987, 1988। तो 1986 में हुई थी। कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को भारत उपभोक्ता अधिनियम की घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण और मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। जब भी जल का अभाव होगा तभी कृषि सुखाड़ होगा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1925, 1928, 1930। तो इसका राइट आंसर होगा 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? तो नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में स्वयंसेवक संघ की स्थापना यानी कि RSS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। 1952 में कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? तो योजना आयोग, पहले वीडियो में हमने योजना आयोग के बारे में बताया था। योजना आयोग के द्वारा जो बनाई जाती है पंचवर्षीय योजना के समर्थन में, उसको शक्ति देने के लिए, उनको गतिशील बनाने के लिए, नीतियों को बढ़ावा देने के लिए, तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1952 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल इसमें क्या होता है? हर साल कोसी नदी में बाढ़ के कारण क्या होता है कि पूरे बिहार में बहुत हानि होती है, क्षति हो जाती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1986, 1980, 1969, 1975। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। 1969 में किया गया था। तो सबसे पहले 14 बैंकों का क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और बाद में फिर 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश की आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए ये बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। चलिए,
सॉरी, प्रधानमंत्री। तत्कालीन पीएम कौन थी? तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासन में ही ये क्या हुआ था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1950, 15 मार्च 1950, 14 अप्रैल 1911 और 16 अक्टूबर 1951। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो पीएम जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका नया नाम जनवरी 2015 में इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वयं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही इनके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी इनके कौन है? तो अभी नरेंद्र मोदी होंगे, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल और चक्र। तो ये आप सब जानते होंगे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। इसका राइट आंसर कमल का फूल होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कांडला। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाह होता क्या है? तो बंदरगाह होता है जैसे कि कोई समुद्र के इलाके में सटा हुआ कोई है, जहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े कार्गो शिप को क्या किया जाता है, खाली करने के लिए एक जगह बनाया जाता है। जैसे यहाँ समुद्र से एक जगह बना दिया गया और यहाँ बड़े बड़े यहाँ शिप लगते हैं और इसमें क्या किया जाता है कि सामानों को उतारा जाता है और लोड किया जाता है कहीं दूसरे जगह भेजने के लिए। तो यही एक स्थान बना दिया जाता है कि जहाँ आसानी से यात्रियों को और सामानों को क्या किया जाए, लोड और अनलोड किया जाए। तो वही होता है बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई होगा। चलिए, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो 1988, 1989, 1990 और 1991। तो इसका राइट आंसर होगा 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। दो योजनाओं को मिलाकर के ये जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था, जिसमें पहला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है NREP। और एक और योजना था जिसको बोलते हैं RLEGP, जिसका नाम है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों योजनाओं को मिला करके जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था 1989 में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो पहले वीडियो में हमने प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा में बहुत डिस्कशन किया है, 2-4 प्रश्न तो आए ही होंगे। तो इसमें आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा आतंकवाद। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अब सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो ये होता क्या है? सोपानी कृषि क्या है? तो उत्तराखंड, देखिए पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पहाड़ियों में क्या किया जाता है कि एक सीढ़ीनुमा खेत बना दिया जाता है। सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ियों में बना दिया जाता है और इस सीढ़ीनुमा ये जो समतल क्षेत्र होता है वहाँ क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। तो ऐसे किस इलाके में होगा? जहाँ पहाड़ी इलाका होगा वहीं संभव होगा। तो इसमें से उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी इलाका है और यहीं सोपानी कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती करने की प्रणाली को ही सोपानी कृषि कहते हैं। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। रूस
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1860, 1870। तो इसका राइट आंसर होगा 1861। 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सब आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। अच्छा, भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? तो भारत में 7 राजनीतिक दल हैं। अगला देखते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, कानपुर। तो बिहार के राजगीर में रज्जू मार्ग है। रज्जू मार्ग क्या होता है? तो पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि एक पहाड़ यहाँ है और एक पहाड़ यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक सामान और यात्रियों को पहुँचाने के लिए एक रस्सी से क्या किया जाता है कि केवल तार लगा करके उसमें क्या किया जाता है, ऐसे बोगी टाइप का लगा दिया जाता है और सामान या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। या पहाड़ी इलाकों में कहीं फैक्ट्रियां हैं और ऊंची नीची भूमि है, तो वहाँ आसानी से सामान को, कच्चे माल को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है कि इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है। रस्सियों के द्वारा क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। तो यही होता है रज्जू मार्ग। तो बिहार के राजगीर में है। अगला सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1921, 1923, 1936 और 1929। तो बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ये हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा होगा? तो जिसे घर में भी हम जिस उद्योग को हम घर में भी लगा सकते हैं, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग क्या है? छोटे पैमानों का उद्योग है। अगला देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। तो फैक्ट्री एक्ट लागू कब हुआ था? तो 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसमें क्या किया? काम करने के वाले बच्चों की आयु 7 वर्ष से बढ़ा करके 9 वर्ष कर दी गई और काम का शिफ्ट भी 9 घंटों के लिए ही रखा गया। 9 घंटों के लिए ही रखा गया। तो 1881 में ये एक्ट आया था। अगला सवाल देखते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। इसका आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग होता है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट का दोनों का प्रयोग होता है। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का होता है। और एक और इसमें उपयोग होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? 3NaF इंटू AlF3। क्रायोलाइट का और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O होता है। इन दोनों का उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए होता है। अगला सवाल है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10%, 7%। तो इसका राइट आंसर बुक के अनुसार तो 15% है, लेकिन जब आप गूगल कीजिएगा तो इसका आएगा 7 से 8%। 7 से 8% भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर आप क्या कीजिएगा कि अपने आप से गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन बुक के अनुसार 15% है
और गूगल के अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार 7 से 8% है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला। तो प्राथमिक ऊर्जा वो होता है जो प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। तो प्राकृतिक स्रोत से कौन कौन मिलता है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। तो ये सब प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्या होगा? प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1890, 1885, 1895 और 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक इसका था एओ ह्यूम के अध्यक्षता में ही इसका क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया बाद में? व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला सवाल देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख और मुखिया। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। जैसे कि गांव में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई किसी चीज़ का फैसला करना होता है, तो उसका प्रधान किसे बनाया जाता है? तो सरपंच ही उसका प्रधान होता है। अगला सवाल देखते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो पहले वीडियो में ही हमने बताया था गिरमिटिया मजदूर के बारे में। इसे अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट बना लिया जाता था और इस पर क्या किया जाता था कि साइन या अंगूठा लगवा लिया जाता, जो काम करने के लिए मजबूरन इसे कहाँ तो दूसरे आसपास के दूसरे देशों में, जैसे कि अफ्रीका के आसपास के देशों में जाना पड़ता था काम करने के लिए। मज़दूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। गिरमिटिया मज़दूर ज़बरदस्ती क्या किया जाता था कि भेजा जाता था दूसरे देशों में। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगर आप सब बिहार से होंगे तो ये जानते होंगे कि उत्तरी बिहार सर्वाधिक क्या होता है कि बाढ़ग्रस्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी बिहार। अगला सवाल देखते हैं। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा, झरिया, घाटशिला और बिहार। तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का क्या है? खदान है। तो जादूगोड़ा है कहाँ? तो जादूगोड़ा है झारखंड में यूरेनियम का खदान जादूगोड़ा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो बांधों, देश में जितने भी बांध हैं उसकी महत्वता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगा, क्योंकि बिहार कम डेवलप है। चलिए, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय, इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो 1928, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए, वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने 51 से 100 तक, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि 101 से 50 तक के 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।